न्यू सतपुड़ा आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक देखते हैं हम ट्रांसफार्मर आउटपुट क्षमता के आधार पर। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कोर के आधार पर, फेज प्रणाली के आधार पर, है ना। आज देखते हैं आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। पहला प्रकार है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा आता है इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है। इसमें अगर प्राइमरी वाइंडिंग को, यानी एक ही वाइंडिंग होती है, अगर एक वाइंडिंग किसी वाइंडिंग के अधिकांश भाग को, यानी एक पूरे वाइंडिंग के पूरे भाग को प्राइमरी की तरह सप्लाई से कनेक्ट किया जाए, पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की तरह सप्लाई से कनेक्ट किया जाए और उसके कुछ अंश को लोड से कनेक्ट किया जाए, उस वाइंडिंग के कुछ अंश को लोड से कनेक्ट किया जाए, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में पूरी वाइंडिंग के पूरे भाग को अगर आप सप्लाई से कनेक्ट किया जाए, यानी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग, और कुछ अंश को, वाइंडिंग के कुछ अंश को लोड से कनेक्ट किया जाए तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार इसी ऑटो ट्रांसफार्मर में उसके पूरे भाग को, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के पूरे भाग को लोड से कनेक्ट किया जाए और उसके कुछ अंश को सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करता है ना। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में अधिक वाइंडिंग को, पूरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और लोड से कम वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे तो यह स्टेप डाउन, और कुछ अंश को सप्लाई से कनेक्ट किया जाए और उसके पूरे भाग को लोड से कनेक्ट किया जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा। अब डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये पूरी वाइंडिंग है, इसको हमने, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया ये वाली वाइंडिंग को, और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी, ये वाली जो अपन ने क्या किया, लोड से कनेक्ट किया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये क्या बन गया, पूरी वाइंडिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला देखते हैं, इसमें एक वाइंडिंग होने के कारण क्या होती है, इसमें कॉपर की बचत होती है। एक ही वाइंडिंग होने के कारण इस ट्रांसफार्मर में कॉपर की बचत होती है। इस ट्रांसफार्मर में जो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ना, जो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसकी अपेक्षा इसकी लीकेज रिएक्टेंस, इसका जो लीकेज रिएक्टेंस का मान होता है, लीकेज रिएक्टेंस का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब लीकेज रिएक्टेंस कम है मतलब इसमें लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लॉसेस कम हो जाएंगे तो दक्षता क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है और यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है,
एक वाइंडिंग होने के कारण इसमें कॉपर की बचत होती है। और इस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, कम होता है, लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो दक्षता या एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। अब देखते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर के जो स्पीड कंट्रोलर के रूप में यानी गति नियंत्रक के रूप में भी ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और लाइन में बूस्टर के तरह इसका प्रयोग करते हैं, है ना। कहाँ करेंगे, लाइन में बूस्टर की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा ट्रांसफार्मर देखते हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो अधिक करंट और वोल्टेज को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अधिक वोल्टेज और अधिक करंट को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। हमको पता है अगर अमीटर है एक, तो ये कम मान की, एक नियत मान के कम मान के ही विद्युत धारा मापेगा। अगर उच्च मान की विद्युत धारा मापना है तो हमको करंट ट्रांसफार्मर, या उच्च वोल्टेज को मापना है तो हमको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। पहला आता है करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर, ये डायग्राम बना हुआ देखिए। करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह मोटे तार से बनी होती है और 1 या 2 टर्न हो सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार की बनी होती है और वो 1 या 2 टर्न होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार के अधिक टर्न बने होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वह स्टेप अप प्रकार का होता है। कैसा होता है वो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप प्रकार का। जैसे देख रहे हैं अपन लोग, यहाँ अधिक टर्न्स है और प्राइमरी में कम टर्न्स है। तो क्या करेगा ये, यहाँ वोल्टेज के मान को सेकेंडरी में क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और हमको पता है जब सेकेंडरी में वोल्टेज को बढ़ा देगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट का मान कम होगा तो वो यह अमीटर क्या हो जाएगा, अमीटर क्या करेगा, उस कम करंट को माप लेगा। और यह अमीटर अनुपातिक, इसका जो स्केल होता है अमीटर का अनुपातिक होता है, यानी बटा हुआ होता है ट्रांसफार्मर रेशियो के अनुसार, और उसे वह कम करंट करके माप लेगा। जैसे 100 या 200 एम्पियर की करंट भी हमको मापना है तो एमीटर में क्या करेगा, उसको 1 या 2 एम्पियर में शो करेगा, जो ट्रांसफार्मर रेशियो के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये हो गया करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में याद रखना कि यह वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, या करंट के आधार पर पूछा जाए तो करंट स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, है ना। स्टेप अप में क्या करता है, वो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हो गया करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो हाई वोल्टेज को मापने के लिए, उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 या 2 टर्न्स होते हैं। यह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। अगर इसमें उल्टा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कैसा होगा, करंट स्टेप अप प्रकार का। सभी को पता है कि वोल्टेज अगर कम हो रही है तो करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो कैसा ट्रांसफार्मर होगा, वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा। इसमें जैसे हाई वोल्टेज सप्लाई आएगी तो उसको क्या करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी क्या करेगा, उसको कम करके वोल्टमीटर में देगा, और उस वोल्टमीटर में जैसे 11 kV या
33 kV है उसको क्या करेगा, वो कम करके वोल्ट मीटर में मापेगा, है ना। इसमें भी पैमाना क्या होता है, अनुपातिक होता है। जो स्केल होता है कैसा होता है, अनुपातिक होता है। तो ये अपन ने देखा सीटी और पीटी। इसमें याद रखना कभी भी सीटी के सेकेंडरी को खुली नहीं रखा जाता, है ना। कभी भी मीटर सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखा जाता। ऐसा करने से क्या हो सकता है, सीटी जल सकता है। ठीक है, देखा आउटपुट क्षमता के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर में देख लिया कि सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज और उच्च करंट को मापने का कार्य करते हैं। ठीक, सीटी में प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न, सेकेंडरी में अधिक टर्न्स होते हैं। पीटी में वैसे ही विपरीत हो जाएगा, प्राइमरी में अधिक टर्न और सेकेंडरी में कम टर्न। अब इसके आगे अगली क्लास में हम ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।